हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इन द क्लास ऑफ असम्बलिटी फिजिक्स। आज अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा सोलेनॉइड के बारे में, अर्थात परिनालिका के बारे में। देखो ये टॉपिक आपने 12th में वैसे पढ़ रखा है, ठीक है, बट यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको एक टॉपिक दे रखा है, तो अपन थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। 12th से उठा के थोड़ा सा इसको अपन आगे लेके जाएंगे और फिर इसको अपन क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। परिनालिका के बारे में अपन थोड़ा सा जानकारी लेने से पहले अपन एक छोटा सा नियम पढ़ते हैं। कौन सा नियम? जो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम था, यदि आपको पता हो तो क्या था, सोचो। 12th में जो नियम पढ़ा था ना हमने, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, वो सोचो क्या था। पहले आप सोचो, फिर अपन इसको आगे पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब यदि किसी तार में, ठीक है, धारा प्रवाहित हो रही हो तो क्या नियम था, बताओ। सोचो मन में। ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, आपको आफ्टर वीडियो कोई दिक्कत नहीं रहेगी इस टॉपिक में, ठीक है। तो आइए सोचिए पहले, जैसे मान लीजिए कि ये तार है और ये जो इसका ढक्कन है, इसके मतलब ऊपर की तरफ, ढक्कन की तरफ धारा प्रवाहित हो रही है, तो तार को रख दिया, ठीक है। तो अंगूठा यदि धारा की दिशा में हो तो मुड़ी हुई अंगुलियां किस दिशा में होगी, बताओ। सोचो, यदि अंगूठा हमारा थंब धारा की दिशा में हो तो मुड़ी हुई अंगुलियां, ये जो आपकी गोल गोल अंगुली है, जो मुड़ी हुई अंगुली है, वो किसकी दिशा को बताएगी? किसकी दिशा को बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड की, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की। अर्थात यदि किसी धारावाही चालक तार को ऐसे पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करेगी, व्यक्त करेगी। यहाँ तक क्लियर है या यहाँ तक कोई डाउट हो? ठीक है। अब अपन चलते हैं हमारे सोलेनॉइड अर्थात परिनालिका पे। तो परिनालिका होती क्या, पहले तो यह समझो, उसके बाद अपन इस टॉपिक को पढ़ते हैं कि परिनालिका क्या है। परिनालिका एक खोखला क्या रहता है, एक बेलन के समान कुचालक पदार्थ का, कोई भी एक प्लास्टिक का जो भी आप बनाना चाहो एक पदार्थ का, जैसे खोखला बेलन बना लो। खोखला बेलन बना लिया, ठीक है, बना लिया। फिर एक लो चालक तार, ये थोड़ा सा पतला है, शायद आपको दिखाई दे जाएगा, ये चालक तार दिखाई दे रहा है। उस चालक तार को, जैसे मान लीजिए कि ये ढक्कन भी हटा दें, ये भी हटा दें, इसको भी हटा दें, तो खोखला बेलन बन गया, ठीक है, खोखला बेलन बन गया। अब इस बेलन पे अपन को क्या करना है, तार को लपेटना है। कैसे? एक तार को लीजिए ऐसे, ठीक है, फिर इस पर गोल 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 ऐसे तार को क्या कर दीजिए, लपेट दीजिए, ये लीजिए। तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है ना, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, परिनालिका। देखिए, एक तार को लिया, खोखले बेलन पर कुचालक पे क्या लपेट दिया, तार लपेट दिया। तो इससे जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या कहलाएगी, परिनालिका। तो डेफिनेशन क्या होगी, यदि किसी प्लास्टिक पर, खोखले बेलन पर अपन क्या लपेट दें, तार को लपेट दें, तो बनने वाली आकृति क्या कहलाएगी, परिनालिका अर्थात सोलेनॉइड, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सोलेनॉइड की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका मान क्या होगा और कैसे अपन इसको करेंगे, कैसे इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं सोलेनॉइड के तार जो लपेटा जा रहा है उस पर धारा किस दिशा में है। तो धारा अपन किस दिशा में मान रहे हैं, देखो हमने एरो से भी बताया, धारा किस दिशा में है, ऊपर की तरफ मतलब जिस दिशा में आप तार लपेट रहे हो, ठीक है, तो उसके ऊपर की तरफ क्या बह रही है, धारा बह रही है, ठीक है। अब यदि ऊपर की तरफ धारा बह रही है तो आप बताइए चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पे होगा और कैसे कैसे होगा। तो देखिए तार कैसे लपेट रहे हैं, ये परिनालिका, अभी ऐसे गोल गोल लपेट के बताया था ना, तो इसके पीछे की तरफ ऐसे समझ रहे हो, मतलब ये तार ऐसे लिया, लपेट दिया, तो दूसरा फेरा कैसे जाएगा, ऐसे फर्दर ऐसे आगे चलता जाएगा, ठीक है। फिर भी अभी कंफ्यूज था तो एक एग्जांपल से भी हमने कर लिया था, ठीक है। इसको थोड़ा सा और मैं बीच में हटा के बता रहा हूँ क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। आगे जो डेरिवेशन करेंगे वो बहुत सिंपल है। तार पीछे से ला रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये क्या खोखला बेलन है, ठीक है, तो इसके पीछे से जैसे अपन मौली बांधते हैं ना, ऐसे गोल गोल क्या कर रहे हैं, अपन तार को लपेट दिया, ठीक है। अब अपन देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है, मतलब धारा की दिशा में क्या होनी चाहिए, अंगुलियां पीछे की तरफ से, मतलब यहाँ से आप तार लपेट रहे हो तो मैं अंगुलियों को मोड़ लूँ, तो इस बार अंगुलियां किस दिशा में है, धारा की दिशा में। तो अंगूठा उल्टा कर दो, चाहे अंगूठा किस दिशा को बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। दैट मीन्स यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा। किस तरफ, अंदर की तरफ होगा। वापिस देखिए, हमने वहाँ पे ये पढ़ा था कि यदि मुड़ी हुई अंगुलियाँ
अंगूठा धारा की दिशा में हो तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पे उल्टा कर रहे हैं, यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, अपन धारा की दिशा में क्या मोड़ रहे हैं, अंगुलियों को पीछे से लाए ऐसे, धारा की दिशा में किसको मोड़ रहे हैं, अंगुलियों को। तो अंगूठा हमारी तरफ, ठीक है। तो अंगूठा किस दिशा में जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जाएगा। बट यहाँ पे तो ठीक है, समझ में आता है कि एक फेरे की वजह से तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस दिशा में हो जाएगा। बट ध्यान से देखो, क्या परिनालिका में केवल फेरा होता है, परिनालिका का सरफेस भी तो होता है ना, ये देखिए गोल वाला। तो इस सरफेस पे चुंबकीय क्षेत्र कैसे रहेगा, इस सरफेस पे चुंबकीय क्षेत्र कैसे रहेगा। तो इस क्षेत्र पे इस सरफेस पे चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए वापस यही नियम लगाएंगे ना। कैसे लगाएंगे, तो सरफेस पे जो तार लपेटा जाएगा उसमें धारा किस दिशा में, पीछे से आ रहा है ना तार, उसमें धारा इस दिशा में, उसमें धारा वापस देखिए किस दिशा में, आपकी तरफ, किस दिशा में, आपकी तरफ, मतलब इस तरफ निकल रही है, ऐसे तो निकलेगी ना, पीछे से तार आएगा तो। दैट मीन्स इस तरफ क्या है, धारा, तो मुड़ी हुई अंगुलियां, वापिस समझ रहे हो ना। मतलब पीछे से तार आ रहा है तो तार में तो ऐसे ही धारा बह रही है ना। तो इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, जो थंब है ना उसको करंट की डायरेक्शन में रख रहा हूँ, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो धारा की दिशा में, तो मुड़ी हुई अंगुलियां किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी। तो ऊपर वाले जितने भी फेरे होंगे उनमें जो धारा बहेगी वो किस दिशा में बहेगी, इस दिशा, उसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किस दिशा में होगा, ऐसे गोल गोल वृत्ताकार के रूप में होगा, ठीक है। पर ये तो ऊपर की कंडीशन हुई, क्या केवल ऊपर की तरफ ही ऐसे तार लपेटा जाएगा, नीचे नहीं आएगा, तार तो आएगा। क्या नीचे धारा नहीं बहेगी, धारा भी बहेगी। तो इसका मतलब जो नीचे वाले ये जो सरफेस पे जो तार आ रहा है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, तार कैसे जा रहा है, इसके से अंदर की तरफ, है ना। तो धारा किस दिशा में जा रही है, आप देख लो, अंगूठे को रखो, धारा किस दिशा में जा रही है, अंदर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ। तो अंगूठा रखो, अंगुलियों को गोल गोल घुमाओ, अंगूठा रखो, अंगुलियों को गोल गोल घुमाओ। दैट मीन्स यहाँ पे जो नीचे वाले जो तार बनेंगे उनकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इसके जस्ट क्या होगा, अपोजिट। इसमें कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इसमें जस्ट कैसे जाएगा, उल्टा। तो इसको मैं अलग से यहाँ पे बना देता हूँ कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जस्ट इसके क्या होगा, अपोजिट होगा। वापिस देखिए कैसे निकला, धारा किस दिशा में जा रही है, आप अपना अंगूठा रखो ऐसे, ठीक है, और फिर ऐसे गोल 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 घुमाओ। यहाँ पे अंगूठा रखो, फिर ऐसे गोल 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 घुमाओ, यहाँ पे अंगूठा रखो, फिर ऐसे गोल 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 घुमाओ। तो होगा क्या, ऐसे वृत्त बन जाएंगे। तो कुल मिला के यदि मैं बात करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड 3 प्रकार से आएगा, एक तो ये वाला, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ठीक है। हालांकि मैग्नेटिक जो रहेगा वो सेम रहेगा, बट एक समझाने के लिए कि कितने प्रकार से जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें जनरेट होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने केवल और केवल किसकी बात की, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के बारे में, ठीक है। अब अपन बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। अब अपन किसकी बात करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण है वो कितना होगा। तो अपन मैग्नीट्यूड की जब बात करें तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अपन अभी पढ़ क्या रहे हैं, एम्पियर का नियम, ये तो पढ़ रहे हैं ना अभी। तो अब अपन पढ़ रहे हैं एम्पियर का नियम। तो एम्पियर्स नियम में क्या कहता है, एम्पियर का नियम क्या कहता है, एम्पियर नियम कहता है कि किसी बद्ध पृष्ठ का, ये एप्लीकेशन ही तो हो रही है ना, अपन पढ़ क्या रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, अर्थात एम्पियर नियम के अनुप्रयोग। इसमें आज अपन क्या पढ़ रहे हैं, परिनालिका। वापिस टॉपिक का मतलब समझ रहे हैं ना, एप्लीकेशन जो पढ़ रहे हैं ना एम्पियर्स लॉ के, उसमें अपन पढ़ रहे हैं किसको, सोलेनॉइड को, ठीक है। तो देखिए एम्पियर का नियम क्या कहता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र का बद्ध समाकलन किसके बराबर होता है, म्यू नॉट, और उसमें बहने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। अब इसमें कैसे बनाएंगे, तो इसमें बनाने के लिए सिंपल अपन क्या करते हैं, वापिस एक कोई क्या बनाते हैं, परिनालिका, वापिस एक कोई क्या बनाते हैं, परिनालिका। अब परिनालिका बनाया और इसमें क्या बना लेते हैं, एक छोटा सा सुंदर सा बद्ध पृष्ठ बना लिया। अपन जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ कितना रहता है, इस दिशा में रहता है, ठीक है। फिर बाहर की तरफ ऐसे गोल 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 घूम जाता है, ठीक है। तो मैं इसको भागों में बांट लेता हूँ, P, Q, R
एस। ठीक है, एक वर्गाकार हमने क्या बना लिया, बद्ध लूप। ये जो है ये हमारा कहलाता है बद्ध लूप, अर्थात बाउंडेड कर्व। ठीक है, तो जो बद्ध लूप, बाउंडेड जो लूप बनेगा, अब उस पे अपन क्या लगा सकते हैं, एम्पियर नियम लगा सकते हैं, क्योंकि अपन को पता है एम्पियर नियम लगता है किसके लिए लगता है, बद्ध पृष्ठ के लिए। तो परिनालिका पे बद्ध पृष्ठ तो बनाना ही पड़ेगा ना। तो बद्ध पृष्ठ अपन बनाएंगे तो इसके मैं 4 पार्ट कर लेता हूँ। क्या, पहला इसको मैं बोल दूँ DL1 एग्जाम्पल के लिए, इसको मैं बोल दूँ DL2, ये हो जाएगा DL3 और ये कितना हो जाएगा DL4। तो जो टोटल इंटीग्रेशन आएगा वो किसके बराबर आएगा, टोटल सम के क्या आएगा, बराबर आएगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ 0 से, या आप ऐसे ले सकते हो P से Q, बाउंड इंटीग्रल किसका हो जाएगा, B डॉट D L1 का। फर्दर अपन क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन Q से R, क्या हो जाएगा, Q से R, बाउंड इंटीग्रल हो जाएगा B डॉट कितना आ जाएगा D L2। फर्दर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा किसका, R से S, बाउंड इंटीग्रल हो जाएगा किसका, B डॉट D L3 प्लस फर्दर इंटीग्रेट हो जाएगा किसका, S से B, P Q R S। तो ये S से क्या हो जाएगा वापिस P, बाउंड इंटीग्रल हो जाएगा B डॉट DL4 और टोटल आ जाएगा समेशन ऑफ कितना आ जाएगा, म्यू नोट, यदि अपन यहाँ पे लिख दें। ठीक है, या फिर I इंटू अपन म्यू नोट भी कर सकते हैं यदि परिनालिका हमारी हवा में रखी गई हो। ठीक है, या म्यू नोट आई भी अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का अपन को क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा, या मैग्नेटिक फील्ड का अपन को मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। बस अपन को क्या मिल जाए, BDL1, BDL2, BDL3 और BDL4। ठीक है, तो अब इनको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, एज सिंपल कि भाई अपन जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या रहती है ना, इसकी वैल्यू क्या रहती है। तो देखिए B डॉट DL1, तो देखो B भी इस दिशा में, DL भी इस दिशा में, दोनों के बीच कोण कितना हो जाएगा 0, और B डॉट DL, BDL कोस थीटा, और कोस 0 का मान कितना होता है, कोस थीटा इक्वल्स टू 0, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा, P से Q, तो ये बन जाएगा B कितना बन जाएगा, यदि लंबाई कितनी हो DL। ठीक है, चलो ये हमने इंटीग्रेशन कर दिया है, बाउंड इंटीग्रेशन P से Q। आगे देखते हैं क्या होता है, आगे DL2, L ऊपर की दिशा में, मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में, तो एंगल कितना बना 90, तो मतलब BDL कोस थीटा। ठीक है, बाउंड इंटीग्रल आ जाएगा BDL2, हालांकि लंबाइयाँ सेम है, L भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको क्या कर देंगे कोस 90। फिर यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र है ही नहीं, हालांकि प्रति समांतर है पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा, तो 0 डॉट क्या आ जाएगा DL3 हो जाएगा, प्लस वापिस यहाँ पे देखो, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, यहाँ पे मान सकते हैं, बट एंगल कितना बन जाएगा 90 डिग्री। तो फर्दर इसमें क्या आ जाएगा BDL और कितना आ जाएगा कोस 90 का मान 0, और क्या लग जाएगा समेशन ऑफ म्यू नॉट और इंटू क्या हो जाएगा I। दैट मीन्स पहले वाले को छोड़ दे तो दूसरा, तीसरा, चौथा क्या हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या, बचेगा केवल और केवल BDL, B डॉट DL। आप बाउंड इंटीग्रेट करना चाहो तो कर भी सकते हो P से Q, ये लीजिए P से Q, हालांकि मैंने अभी बोला था कि कर दिया, बट है क्या कि अब हमारे पास कितना बचा, B डॉट DL बराबर म्यू नॉट समेशन ऑफ I। ठीक है, अब हमारे पास ये प्रॉब्लम रहेगी कि अपन वैल्यू समेशन ऑफ I की वैल्यू कैसे निकालें ना। तो समेशन ऑफ I का मतलब परिनालिका में बहने वाली सभी धाराओं का क्या योग, तो कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ I बराबर अपन लिख सकते हैं परिनालिका में समेशन ऑफ I बराबर, देखिए इसको अपन समझते हैं, वैसे तो वैल्यू होता है N इंटू L और मल्टीप्लाई क्या होता है I, बट ये वैल्यू कैसे है तो इसको समझिए। तो स्मॉल n क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। ये इसमें थोड़े बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि स्मॉल n क्या है, एकांक लंबाई में। ठीक है, एकांक लंबाई, इसको पूरा समझेंगे अपन। ठीक है, लंबाई में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यदि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n हो तो कुल फेरों की संख्या कितनी होगी, कुल फेरों की संख्या हो जाएगी, कुल फेरों की संख्या, कुल फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, वो यहाँ पे हो जाएगी स्मॉल n इंटू क्या हो जाएगा L। तो कुल फेरों की संख्या यदि मिल गई
एक फेरे में यदि I धारा प्रवाहित हो रही हो, एक फेरे में यदि I धारा प्रवाहित हो रही हो तो कुल कितनी हो जाएगी? तो समेशन ऑफ I बराबर कितना आ जाएगा? N इंटू एल इंटू आई। देखिए ऊपर वाली टर्म आ गई क्या? आ गई ना। इसका मतलब अपन को मिल गया समेशन ऑफ कितना? I। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यदि अपन इसमें रखेंगे तो वैल्यू कैसे बनेगी? यहाँ पे वैल्यू बनेगी, इंटीग्रेट हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो dl क्या मान कितना आ जाएगा? L के बराबर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा b इंटू क्या हो जाएगा? L। bl बराबर कितना आ जाएगा? म्यू नोट n I इंटू क्या हो जाएगा? L। देखिए बहुत बड़ी बात, L से L क्या हो रहा है? कैंसिल आउट हो रहा है। इसका मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है वो परिनालिका की लंबाई पर निर्भर नहीं करता, चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र मिला परिनालिका की वजह से वो कौन सा मिला? म्यू नोट n इंटू क्या हो गया? I हो गया। ठीक है, अब ये तो हमने किसके लिए बात की कि जब हमारी परिनालिका क्या हो? अनंत हो। अनंत यदि नहीं हो कि परिमित हो, परिमित मतलब एक सफिशिएंट लेंथ की हो। तो यहाँ पे अपन वैल्यू निकालना चाहें तो स्मॉल n की वैल्यू क्या थी? एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कैसे निकलती है? कुल फेरों की संख्या कितनी? L और कुल लंबाई कितनी? कैपिटल L। तो यदि स्मॉल n का मान यहाँ पे रख दे तो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा म्यू नोट कैपिटल N इंटू I अपॉन कितना हो जाएगा? L। ये लीजिए चुंबकीय क्षेत्र का क्या आ गया? मान आ गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एक सिंपल सा क्या? टोरॉइड के बारे में। तो टोरॉइड क्या होता है? टोरॉइड कुछ नहीं होता है, एक प्रकार की परिनालिका ही होती है ना टोरॉइड। बस होता क्या है उसमें कि परिनालिका को अपन खोखले बेलन को मोड़ करके गोल गोल क्या कर देते हैं? इसको ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये जो आकृति बनती है ये क्या कहलाती है? टोरॉइड कहलाती है। टोरॉइड में जो अपन फेरे लपेटते हैं सेम ही जैसे परिनालिका के जैसे ही है, बट इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या पे होता है? यहाँ पर होता है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो इसका इंटीग्रेट कर दीजिए। कौन सा? बाउंड इंटीग्रेट। b डॉट कितना हो जाएगा? dl हो जाएगा। b डॉट कितना? dl कितना आ जाएगा? म्यू नोट समेशन ऑफ कितना आ जाएगा? I। तो यहाँ पे b डॉट dl कितना होगा? यहाँ पे dl का करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई कैपिटल R। यदि रेडियस कितनी हो? कैपिटल R हो। यहाँ पे कितना आ जाएगा? समेशन ऑफ I कितना होता है? अभी जो निकाला था n इंटू एल इंटू आई, यही रहता है ना। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? समेशन ऑफ I। और समेशन ऑफ I का मतलब टोरॉइड के लिए कितना हो जाएगा? म्यू नॉट NI। कितना हो जाएगा? म्यू नॉट NI। ठीक है, क्योंकि फेरों की संख्या कितनी? n। ठीक है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकल जाएगा? यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकल जाएगा म्यू नॉट NI अपॉन कितना हो जाएगा? 2 पाई कैपिटल R। ये लीजिए, ये हमने किसके लिए निकाल लिया? टोरॉइड के लिए बात करें तो ये क्या बन जाएगा? कैपिटल N अपॉन 2 पाई R कितना बन जाएगा? तो कुल फेरों की संख्या n और कुल लंबाई कितनी? L। तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या आ गई, ये कितनी होती है? स्मॉल n। दैट मीन्स यहाँ पे b कितना बन जाएगा? b बन जाएगा म्यू नोट n और कितना बन जाएगा? I। ये किसके लिए बन गया? ये बन गया हमारे टोरॉइड के लिए क्या? चुंबकीय क्षेत्र का मान। ठीक है, वापस देखिए स्मॉल n मतलब कुल फेरों की संख्या कैपिटल N और कुल लंबाई गोल गोल घुमा दिया तो कितनी बन जाएगी? 2 पाई R बन जाएगी। तो ये था स्टूडेंट वीडियो किसके बारे में? सोलिनॉइड और टोरॉइड के बारे में। ये थे एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ। इसमें हमने एम्पियर लॉ लगा के क्या किया है? सोल्व किया है। आई होप अब ये आपको टॉपिक्स क्या हो गए होंगे? क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि आपको डाउट रह रहा है, कुछ क्वेरीज है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर जो हमारा SMDT ग्रुप का व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है उसमें आप मैसेज करके पूछ सकते हो। अगेन थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। थैंक यू।